Hi friends, welcome to the SB Geography channel, and today we are taking up resources, the concept of resources, the development and planning, and the other issues related with the resources. और ये इंडिया ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत है, जिसमें हम विशेष करके भारत में संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे, संसाधनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले संसाधन क्या है? व्हाट इज अ रिसोर्स? हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे भौतिक पर्यावरण में या जैविक पर्यावरण में जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जिनका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उन सब को हम साधन या संसाधन कह सकते हैं। सोर्स या रिसोर्स। कोई भी वस्तुएं, प्राय कहा जाता है संसाधन प्रकृति के उपहार हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति में मौजूद जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई शुल्क हमें नहीं देना पड़ता, वो फ्री गिफ्ट्स हैं फ्रॉम नेचर। तो प्रकृति में जो भी वस्तुएं हमारे आसपास मौजूद हैं उनका हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स या विचारधाराएं जुड़ जाती हैं, तब हम साधन को संसाधन कहते हैं। अन्यथा आप जानते हैं जो प्रकृति के उपहार जिनको हम कहते हैं, जो गिफ्ट्स ऑफ नेचर जिनको कहा जाता है, वो वस्तुतः साधन है, सोर्स। और जब हम उसमें री प्रीफिक्स कर देते हैं, री जोड़ देते हैं, तो उसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन फॉर अ सस्टेन्ड लॉन्ग टाइम। बार बार किसी वस्तु का हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो वो साधन संसाधन की श्रेणी में आता है। टेक्निकली आप कह सकते हैं द थिंग्स दैट आर अराउंड अस, the things that we get from nature, number one, they are there to satisfy our needs. पहली बात तो वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, हम तकनीक से उनको प्राप्त कर सकते हो। वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सांस्कृतिक रूप से उसकी स्वीकार्यता हो, और लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हो। तब कोई भी वस्तु जो साधन है वो संसाधन कही जा सकती है। हम एक छोटा उदाहरण लें। आदि काल में आदि मानव अर्ली स्टेजेस में क्या करता था? भूमि के किसी टुकड़े पर खेती करता था, जिसको हम स्थानांतरी कृषि कहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब वो भूमि का टुकड़ा प्रकृति का उपहार था, आवश्यकता की, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब उत्पादन कम होने लगता था तो लोग उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे। क्या आप उस भूमि के टुकड़े को संसाधन कह सकते हैं? संभवतः नहीं। वो साधन था, जरिया था, पेट भरने के लिए या अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि उस संसाधन के संरक्षण का, उस भूमि के टुकड़े की उत्पादकता बढ़ाने का ऐसा कोई प्रयास मानव नहीं करता था। उत्पादन कम हुआ, छोड़ दिया। तो वो भूमि का टुकड़ा उस आदि मानव के लिए, आदिकालीन युग के लिए साधन था। लेकिन अभी आप जानते हैं भारत में भी भूमि
संसाधन या मृदा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम कृषि प्रधान देश हैं। आज भूमि के टुकड़े की उत्पादकता क्षीण होती है, फर्टिलिटी कम होती है, तो हम तमाम तरीकों से उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये भूमि का टुकड़ा संसाधन है। तात्पर्य ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जिससे हम इन प्राकृतिक वस्तुओं का तक पहुंच सकें, इनका उत्पादन करें या इनको प्राप्त करें, तो इनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, लंबे समय तक हो और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इसकी स्वीकार्यता हो। अब और स्पष्ट रूप से हम देखें, मानव भौतिक पर्यावरण में रहता है, मानव के आसपास उसका भौतिक पर्यावरण है, लैंड, एयर, वाटर। उस भौतिक पर्यावरण से मानव इन आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करता है, प्रोक्योर करता है। ऐसा करने में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, संस्थाएं निर्मित करता है और फिर उन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है, या आप कहें कि अपने उपयोग के लायक बनाता है। मानव के आसपास उसका भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण से उसका अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है। इस भौतिक पर्यावरण से मानव कुछ वस्तुओं को प्राप्त करता है, फिर तकनीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है और फिर वो वस्तुएं साधन न होकर के संसाधन बन जाती हैं। आप देखें इस चार्ट में सॉरी, ह्यूमंस आर एट द फोकल पॉइंट। मानव केंद्र में है। मानव क्या करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट से वस्तुएं प्राप्त करता है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के जरिए रिसोर्सेज में बदलता है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट की या संसाधनों की के विकास की प्रक्रिया में मानव केंद्रीय भूमिका में है। और आप सभी जानते हैं मानव स्वयं में एक संसाधन है। संसाधनों का जन्म कैसे हुआ है? मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के इंटरैक्शन, अंतरक्रिया के कारण हुआ है। मानव की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए मानव अपने भौतिक पर्यावरण से अंतरक्रिया करता है, इंटरैक्शन करता है, कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है और फिर उनको एक संसाधन के रूप में उपयोग करता है। अब आप ध्यान दें, जब मानव इन वस्तुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करे, लंबे समय तक प्रयोग करे, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, तभी ना हम किसी वस्तु को संसाधन कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया क्या है? मानव और भौतिक पर्यावरण, मानव और प्रकृति के बीच जो अंतरक्रिया होती है उसका परिणाम है। इसीलिए अभी हमने एक उदाहरण दिया था, इन संसाधनों की उपलब्धता और इनका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता है। वर्षों पहले जो संसाधन थे, हो सकता है वो अब ना हो, क्योंकि मानव का जैसे जैसे उसकी सभ्यता विकसित होती है, संस्कृति विकसित होती है, उसकी तकनीकी ज्ञान की भी स्थिति बढ़ती है, उसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करती है, तो इंटरेक्शंस का तरीका बदलता है। तो संसाधन वस्तुतः आप देखेंगे तो होते नहीं हैं, होते हैं साधन। प्रकृति ने साधन उत्पन्न किए हैं, लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है जिनको हम प्रकृति के उपहार कहते हैं? ये प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं, ये साधन की तरीके से। लेकिन जब हम या मानव इनके साथ कुछ परिभाषाएं जोड़ देता है, कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ देता है, कुछ विचारधाराएं जुड़ जाती हैं,
तब ये साधन संसाधन बन जाते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है रिसोर्सेज आर नॉट देयर, दे आर क्रिएटेड बाय whom? बाय मैन। मानव इन संसाधनों को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। प्रकृति साधन उत्पन्न करती है और मानव उन साधनों को संसाधनों का दर्जा देता है। एकदम स्पष्ट है। और ऐसा करने में समय के साथ इन संसाधनों की स्थिति बदलती है। जैसे जैसे मानव सभ्य होता जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी अधिक डेवलप होती जाती है, संसाधनों का स्वरूप बदलता जाता है। इतना ही नहीं, नए संसाधन जुड़ते जाते हैं। इसलिए भी कहा जाता है संसाधनों की संकल्पना संस्कृतिबद्ध है। रिसोर्सेज आर अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जो संसाधन हजारों साल पहले साधन के रूप में थे, जिनका स्वरूप कुछ अलग था, वो संसाधन अब पूर्ण संसाधन के रूप में है, उनका स्वरूप अलग है। बहुत सारे नए संसाधन जुड़ गए। तो फिर एक बार हम दोहरा लेते हैं, संसाधन क्या है? संसाधन कोई वस्तुएं नहीं है, बल्कि संसाधन एक विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन है। वास्तव में स्थूल वस्तुएं क्या हैं? साधन, लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, हमने एग्जाम्पल दिया आपको। ये सब साधन है। इनको हम कह सकते हैं प्रकृति के उपहार हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन अब इनको संसाधन कौन बनाता है? इट इज डन बाय मैन। मानव इन साधनों को, इन वस्तुओं को संसाधन का स्वरूप देता है। कैसे देता है? अपनी तकनीक से, अपनी संस्थाओं से, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके। और आप ये जानते हैं, जो शब्द में है रिसोर्स, अगेन एंड अगेन यूज करना, लंबे समय तक यूज करना, ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी तकनीक विकसित हो, जब हम साधनों का केवल उपयोग न करें, बल्कि उस साधन के संरक्षण का भी ध्यान रखें। भाई, अभी भूमि की उर्वरता कम होती है तो वी हैव गॉट टेक्नोलॉजी। हमारे पास तकनीक है, हम फिर से फर्टिलिटी बढ़ा लेते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योरिंग करते हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। तो संसाधन एक सतत प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच के अंतर क्रिया से उत्पन्न हुई है। और मानव चूंकि इन सारे संसाधनों का जन्मदाता है, साधनों का जन्मदाता प्रकृति, संसाधनों का जन्मदाता मानव, और साथ में मानव भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। इसलिए हम कहते हैं कि मानव की भूमिका संसाधन निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रीय है। अब हम बात करते हैं इन संसाधनों का वर्गीकरण। ये कई आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, कितने समय तक संसाधन रहेंगे, इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य, रिप्लेनिशेबल एंड नॉन रिप्लेनिशेबल। ऐसे संसाधन जिनका हम कई बार उपयोग करते करते लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका पुनरुत्पादन कर सकते हैं। लाइक जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं। ये सब हम प्रयोग करते हैं और अपनी क्षमता से, अपनी तकनीक से, अपनी टेक्नोलॉजी से इनकी उत्पादकता हम बढ़ा सकते हैं। तो ये है रिन्यूएबल, ये एग्जॉस्ट नहीं होते कभी। और नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरण योग्य या नॉन रिप्लेनिशेबल जो संसाधन है, वो उपयोग करने के बाद उनके समाप्त होने का एक समय है, एक समय तक ही वो आपके पास रहेंगे, आप उनका पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। जैसे मिनरल्स हैं डिफरेंट, चाहे वो मेटल्स हों, चाहे ऊर्जा के साधन हो। अब कोयला है,
या लौह अयस्क है, एक बार समाप्त हो जाएगा उपयोग के बाद, तो फिर आप उसका पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। यहां एक बात ध्यान देने की है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको हम अनवरत संसाधन या प्रवाही संसाधन कहते हैं, फ्लो रिसोर्सेज या कंटिन्यूअल रिसोर्सेज। जैसे जल है, हमेशा रहेगा भाई, जल तो हमेशा की तरीके से जैसे रहा है वैसे ही रहेगा। अब आप ध्यान दें, इसी तरीके से जो नॉन रिप्लेनिशेबल है उसमें भी दो कैटेगरी है। एक तो ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं फंड रिसोर्स, संचित संसाधन, और दूसरे हैं नॉन फंड रिसोर्स, असंचित संसाधन। संचित संसाधन कौन से हैं? जो एक बार प्रयोग करने के बाद अपने मौलिक रूप में, अपने मूल रूप में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। आप 10 टन कोयला अगर जला देते हैं भट्टियों में, तो वो 10 टन कोयला कोयले के रूप में आपको फिर से वापस नहीं मिलता। माने एग्जॉस्टेबल तो कोयला भी है, और अभी हम देखेंगे कि लौह अयस्क भी है, लेकिन कोयला जो 10 टन आपने जलाया वो फिर आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा कोयले के रूप में। तो ये कहलाते हैं फंड रिसोर्सेज, संचित संसाधन। और नॉन फंड, जैसे मैंने उदाहरण दिया, जितने मेटल्स हैं, लौह अयस्क है, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, उसमें मान लीजिए आधा केजी, हाफ केजी स्टील इस्तेमाल हुआ है, आपने इस्तेमाल किया, फिर भी पंखे में मौजूद है वो। इसलिए इनको कभी कभी हम रिसाइक्लेबल या चक्रीय संसाधन भी कहते हैं, जिनको उपयोग से आपने जैसे पंखे में स्टील इस्तेमाल किया, पंखा पुराना हो जाए तो उसको फिर हम वो स्टील खत्म नहीं होती। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल आप अपनी स्कूटी में भराते हैं और गाड़ी दौड़ा देते हैं, तो फिर वो 1 लीटर पेट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक और आधार है ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन संसाधनों का, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। सिंपल है, वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, आपकी कृषि फसलें हैं, सब क्या है? जैविक संसाधन है। इसके बाद तमाम मिनरल्स ऐसे हैं, मेटल्स हैं, जो अजैविक संसाधन है, जो स्रोत के आधार पर है। फिर आप देखें, ओनरशिप को लेकर के एक आधार बनाएं, उसका मालिकाना हक किसके पास है, स्वामित्व किसके पास है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन, जाहिर है जो हमारी अपनी कृषि भूमि है किसान की, या अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ उसका अपना मकान है, अपना वेयर हाउस है, जो भी उसकी अपनी संपत्ति है, जिसका वो रेवेन्यू देता है, लगान देता है। फिर इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। इस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, पूरे समुदाय का, पूरी कम्युनिटी का हक है। जैसे गांव में क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, कूड़ा रखने के जगह हैं, तालाब हैं, या कोई इस तरीके के सामुदायिक स्थान है जहां पर वो अपने रीति रिवाज या अपने शादी विवाह ये सब फंक्शंस करते हैं, जहां उनके पशुओं के चरागाह हैं। ये सब सामुदायिक संसाधन है, सबकी भागीदारी उसमें है, सबका मालिकाना हक है। राष्ट्रीय संसाधन, अब भाई देखिए, ऐसे तो सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं, चाहे सामुदायिक हैं, उन सबको आप राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, क्योंकि राष्ट्र के तो हैं, राष्ट्रीय संसाधन सभी हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमारा जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है, प्लस लगभग 20 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स होता है, तो 19.2 किलोमीटर्स तक जो हमारी समुद्री सीमा है, वहां तक का हमारा पूरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, उसमें जो भी संसाधन होंगे वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। यहां एक चीज और जान लें, इस 19-20 किलोमीटर के बाद
लगभग 200 और किलोमीटर तक का एरिया होता है, जिसको EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। किसी भी देश की सीमा के बाद उसका टेरिटोरियल वाटर, जो उसका अपना समुद्री क्षेत्र है, उसके अपने अधिकार में जो समुद्री क्षेत्र है, वहां तक तो पूरा उसके संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन इसके बाद जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 किलोमीटर तक, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ आर्थिक गतिविधियां आप कर सकते हैं। मसलन मछली पकड़ना है आपको ड्रिलिंग करनी है। भाई हमारे देश में भी है ना, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, जहां पर ऑफशोर एरिया में जाकर के हम खनिज तेल बाहर निकलते हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए होता है। इस पर आधिपत्य नहीं है आपका। आधिपत्य कहां तक है आपका राष्ट्र का? वो है केवल जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, माने आपकी जो समुद्री सीमा है निर्धारित। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, भाई जैसे हमने अभी कहा कि राष्ट्र के संसाधन सभी हैं, ऐसे अगर आप मान लें पूरा विश्व भी, वो सारे संसाधन सबके हैं। एक राष्ट्र के अपने हो सकते हैं, अलग अलग देशों के अपने हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे वन क्षेत्र है। अब कहा जाता है कि 33% एरिया पर वन होने चाहिए पर्यावरण के संतुलन के लिए। अब क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि भाई विश्व के पूरे देश ये तय कर लें कि भाई एक कोना जहां पर बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि नहीं है, बहुत अधिक खनिज नहीं है, वहां पर पूरे वन लगा दें, 33 नहीं 35% पर लगा दें, और बाकी एरिया में हम शहर बसा दें, तो क्या पर्यावरण संतुलित होगा? नहीं होगा। समुद्र है, महासागर है, हमने अभी कहा कि टेरिटोरियल वाटर तक हमारी सीमा है। उसके बाद 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन इसके बाद ये समुद्र सबके हैं। अगर हम समुद्री पर्यावरण को नष्ट करें अपनी गतिविधियों से, तो दूसरे देश को वो स्वीकार्य नहीं होगा, पूरे पर्यावरण को नुकसान होगा। हम अपने क्षेत्र के वन काटने लगे और कह दें कि भाई दूसरा कोई हमको मना नहीं करेगा, लेकिन क्या है, वो पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का, पूरी धरती का पर्यावरण उससे प्रभावित होगा। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन बने सबके, जो किसी एक राष्ट्र की सीमा में नहीं है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है संसाधनों का होना, संसाधनों का विकसित होना, संसाधनों का नियोजन करना, संसाधनों का संरक्षण करना, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा सारा जीवन इन संसाधनों पर निर्भर है, जो हमने ही अपने लिए उत्पन्न किए हैं, अपने भौतिक पर्यावरण से, अपनी तकनीक इस्तेमाल करके। अब देखें कुछ चैलेंजेस हैं। हुआ क्या, मानव ने पहले साधनों को संसाधनों की तरीके से इस्तेमाल किया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसको लगने लगा कि अब इन साधनों को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए उसको लगा कि अच्छे से, तो बेतहाशा दोहन होने लगा संसाधनों का, और अधिक दोहन हुआ संसाधनों का, अधिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो और लालच बढ़ता गया व्यक्ति का, और इतना अधिक दोहन संसाधनों का हुआ, इतना अधिक लालच मन में बढ़ गया कि हम और इंप्रूव कर सकते हैं। भाई पहले जल था तो केवल पीने के लिए और नावें चलाने के लिए नदियों को इस्तेमाल करते थे, फिर तकनीक विकसित हुई, हमने उससे जल विद्युत बनाना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़ता जा रहा है उसका दायरा। बांध बना रहे हैं हम नदियों पर, बांधों के पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, जो जलीय जीव हैं उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता, पर्याप्त जो उचित पर्यावरण होना चाहिए, जलीय जो जलीय पारितंत्र है, इकोसिस्टम है वाटर का, वो प्रभावित हो रहा है। फिर क्या हुआ, वही लालच, वही ग्रीड, इन संसाधनों का एक्यूमुलेशन कुछ हाथों में हो गया, इनका वितरण असमान हो गया। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या है, जितने जीव हैं, उन सब के लिए
संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन स्थिति क्या है, उनका वितरण असमान है। हमारे देश में ही हम बार बार कहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन पर सारे संसाधनों का नियंत्रण है, कब्जा है, और जो अधिसंख्य लोग हैं उनके पास संसाधनों की कमी है। तो ये असमान वितरण हुआ। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, बेतहाशा उपयोग से पर्यावरण का असंतुलन बढ़ा। भाई हमारे पास बिजली आई, हमने खनिज पदार्थ निकाले, हमने खनिज ईंधन बाहर निकाले, तो औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ। हम विकास करते गए, और जितना विकास किया हमने उतना ही संसाधनों का हमने अधिक से अधिक उपयोग, भले दुरुपयोग की सीमा तक किया, अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए। परिणाम पर्यावरण का भी ह्रास हुआ, बहुत तेजी से ह्रास हुआ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये मानना पड़ेगा कि हमें इन संसाधनों को बहुत ही सावधानी से उपयोग करना है, इनके संरक्षण का ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे इस प्रक्रिया को लेकर के एक संसाधनों का और वर्गीकरण हम करते हैं। अभी हम लोग वर्गीकरण की बात कर रहे थे, वो है जैसे वर्तमान जो हमारे संसाधन है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिनका प्रोडक्शन अभी हो रहा है, उनका हम बेतहाशा उपयोग रोकें। दूसरे एक संसाधन की श्रेणी है, उसी में संभाव्य या संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिंग तो क्लियर है, जिनका वर्तमान समय में उत्पादन हो रहा है वो सब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं। लेकिन जिनका वर्तमान समय में उत्पादन नहीं हो रहा है, पोटेंशियल है हमारे पास। आप उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पश्चिमी भारत में, गुजरात में, राजस्थान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी की। पोटेंशियल है बहुत, लेकिन उस पोटेंशियल का अप टू द मार्क हम उपयोग नहीं कर पाए। जाहिर है उतनी तकनीक हमारी विकसित नहीं हुई, इसलिए हम उसका कमर्शियल यूज अभी तक नहीं कर पाए। तो ये संभावित खनिज है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप देखें दो और इसी में कैटेगरी है, स्टॉक एंड रिजर्व। आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कह लीजिए। आप एग्जिस्टिंग वर्सेस पोटेंशियल, जैसे अभी हमने कहा वर्तमान में जिनका उत्पादन हो रहा है और जिनका पोटेंशियल है उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक इसी तरीके से स्टॉक और रिजर्व भी एक साथ आप समझ सकते हैं। स्टॉक माने क्या, भंडार। हमारे पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए बार बार आता है, संसाधनों का आविर्भाव, संसाधनों का विकास तकनीकी ज्ञान पर या तकनीकी विकास पर आधारित है। यह हमने शुरू से ही पढ़ा। मैं फिर दोहरा देता हूं, मानव अपनी तकनीक के द्वारा भौतिक पर्यावरण से वस्तुओं को ग्रहण करता है और अपनी तकनीक इस्तेमाल करके, अपनी संस्थाएं इस्तेमाल करके वो उनको संसाधन का दर्जा देता है। तो स्टॉक क्या है, भंडार को हम उन संसाधनों को कहते हैं जो हमारे यहां मौजूद है, हमको पता है, लेकिन वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू हार्नेस देम। जैसे अब पानी है हमारे यहां, बहुत है, सारी दुनिया में है इस ग्लोब पर, लेकिन पानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें बहुत हाईली इनफ्लेमेबल है, इनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी हमने डेवलप नहीं कर पाई है। तो ये स्टॉक है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, दे आर स्टॉक। हो सकता है लंबे समय के बाद कभी इनको उपयोग करने का तरीका हम, तकनीक या टेक्नोलॉजी विकसित कर लें। और रिजर्व इसी का हिस्सा मान लीजिए, स्टॉक का ही वो हिस्सा, भंडार का ही वो हिस्सा जो हमारे पास तकनीक भी है फिर भी हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, माने वो बचा हुआ है, वो रिजर्व है। जैसे नदियों का जल है, उससे हम जल विद्युत बनाते हैं, तकनीक हमारे पास है,
हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बहुत सारी, लेकिन अभी भी जो पोटेंशियल है उसका जितना हमको उपयोग करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अभी हमारा रिजर्व भी है, माने जितनी जल विद्युत हम बना पा रहे हैं उसके अलावा जल विद्युत का कोटा रिजर्व भी हमारे पास है। अब जैसा मैंने कहा कि संसाधनों के बेतहाशा उपयोग ने भी बहुत नुकसान किया है, ह्यूमन ग्रीड ने भी बहुत नुकसान किया है। संसाधनों का एक जगह बहुत एक्यूमुलेशन हो गया है, दूसरी जगह उसमें नहीं है उतना। मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत से संसाधन, ज्यादातर लोगों के पास कम संसाधन, तो एक गैप क्रिएट हो गया है। इन संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने ये गैप भी क्रिएट कर दिया है। अमीर और अमीर हो रहा, अफ्लुएंट और अफ्लुएंट होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि इन संसाधनों का वितरण समान नहीं है। और इतना बेतहाशा इनका उपयोग हो रहा है, जिसको मैं दुरुपयोग कह सकता हूं, कि हम पर्यावरण को भी, उसका भी ह्रास, बहुत तेजी से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। इन बातों को एड्रेस करने के लिए आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं रियो में 1992 में एक समिट हुई थी, अर्थ समिट, पृथ्वी समिट, जहां पर पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण के क्षरण या ह्रास पर बहुत बड़ा कंसर्न उठाया था। 100 के आसपास संख्या में देशों ने उसमें भाग लिया था और वहां एक एजेंडा 21 तय किया गया था, जिसमें सिंपल ये बात थी कि संसाधनों का जो अतिशय दोहन हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वह पर्यावरण का संतुलन, वह इकोलॉजिकल बैलेंस या इन्वायरमेंटल बैलेंस हमको 2021 तक कायम कर लेना है। हम लोग बहुत निकट आ गए हैं। कितना हमने उस एजेंडा पर काम कर पाया है, ये सोचने की बात है। अब भारत में जो हमारे यहाँ संसाधनों की, जब संसाधन इतने महत्वपूर्ण है हमारे अपने विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, यहां तक कि जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है उसको भी बचाने के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल हमको करना है, तकनीकों का इस्तेमाल हमको करना है, तो नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में संसाधन नियोजन के आप देखेंगे 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स। पहले चरण में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, पहचान करनी है हमारे देश के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं। ये सर्वे किया हमने, मैपिंग कर लिया और उनकी एक इन्वेंट्री बना ली, एक स्टॉक हमको पता है कि ये संसाधन हमारे देश में मौजूद हैं, इन क्षेत्रों में है। फिर आता है उसी के साथ उनका एस्टिमेशन, उनकी क्वालिटी कैसी है। मिनरल्स हैं तो उसमें मिनरल कंटेंट कितने % है, मेटल्स हैं डिफरेंट तो उनमें मेटल कंटेंट कितना है, कैसे है, माने उनकी क्वालिटी का भी सर्वे, और उनकी क्वांटिटी, कितने क्विंटल या कितने मात्रा में वो मौजूद है। ये सब पहले स्टेप में हम करते हैं। संसाधनों की पहचान करना, उनकी इन्वेंट्री बनाना, मैपिंग करना, माने पता कर लेना पूरे देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक खड़ा करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है। कैसे हम इन संसाधनों का, जिनका हमने पता लगाया है, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें। अब आप ध्यान दें, संसाधनों का अभी मैंने कई बार कहा कि बहुत बेतहाशा दोहन हुआ है, तो आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि नहीं, फिर भाई संसाधनों को का दोहन करना कम कर देना चाहिए, पर्यावरण को बचाना है तो बेशक कम करना चाहिए, लेकिन हम वहां पर बात कहते हैं जुडिशियस यूज की, न्याय संगत उपयोग करना है हमको, माने न जरूरत से कम न जरूरत से ज्यादा, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, बट ऑप्टिमम। कम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको तो लगेगा कि हमने ये संसाधन या ये खनिज बचा लिया, लेकिन अगर आपने आवश्यकता से कम उपयोग किया तो पहला नुकसान क्या हुआ, आपकी जो औद्योगिक स्थिति थी, आपका जो औद्योगिक विकास था वो थम गया। आप ओर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खनिज ईंधन का, कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
तो आपका औद्योगिक विकास रुकेगा, एक नुकसान। दूसरा क्या है, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो आप नहीं यूज करते हैं तो उनकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट करती है। इसलिए कहा यह जाता है कि मिनिमम भी नहीं, माने ऐसा नहीं कि हम खनिजों का उपयोग बंद कर दें, बचा लें उनको, तो खनिज भी बचेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना तो उपयोग हमको करना ही है। हम 4 साल तक के लिए कह दें कि खनिज ईंधन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोयले का, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम का मतलब पूरी दुनिया, क्या प्रतिफल होगा? विकास की गति रुक जाएगी। तो जितना आवश्यक है उतना हम उपयोग करें। तो ये प्लानिंग और ये टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी है सेकंड स्टेज में, हर स्थिति में। और थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास संसाधन की पहचान हो गई, हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी अपने पास अक्वायर कर ली। अब क्या है, इस टेक्नोलॉजी को और इन संसाधनों के उपयोग को चैनलाइज करना है। इंप्लीमेंटेशन पार्ट यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। माने जो प्लानिंग हमने की है रिसोर्स के लिए और जो हमारे देश में विकास के नियोजन है, दोनों बातें हैं। एक संसाधनों के लिए हमने योजना बनाई है और दूसरी हमने अपने देश के विकास की योजना बनाई है। इन दोनों योजनाओं में तालमेल होना चाहिए, इन दोनों योजनाओं में एक सामंजस्य होना चाहिए। यह है थर्ड स्टेप। अब आप देखें, अगर सामंजस्य न हो तो क्या परिणाम होंगे? ये जो संसाधनों के विकास की प्रक्रिया है, संसाधनों के नियोजन की प्रक्रिया है उसमें, और जो देश के नियोजन की प्रक्रिया है, देश के विकास की प्रक्रिया है, इसमें अगर सामंजस्य न हो तो फिर डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, वो उसको मैल डेवलपमेंट कहेंगे, वो वृद्धि कहलाएगी। बेतहाशा उद्योग बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, लेकिन पर्यावरण को यह उत्पादन स्वीकार्य नहीं होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा, ह्रास होगा, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। माने डेवलपमेंट भी कई बार नुकसान करता है। बेतहाशा अगर विकास करें हम, चाहे संसाधनों का हो उनका उपयोग करें, चाहे संसाधनों का विकास करें, चाहे हमारे देश में जो विकास की प्रक्रिया तेजी से चलती है, औद्योगिक विकास तेजी से होता है, वो कई बार हमको और भी समस्याओं की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह विकास सबको स्वीकार्य नहीं होता। तो जब विकास सबको स्वीकार्य न हो तो वह अविकास कहलाता है, मैल डेवलपमेंट कहलाता है। वो इको डेवलपमेंट नहीं है, सम विकास नहीं है। मैं इन तीनों शब्दों को दोहराता हूं। विकास अविकास नहीं होना चाहिए, माने सबको स्वीकार्य होना चाहिए, तभी वो सम विकास होगा, इको डेवलपमेंट होगा। और आजकल आप जानते हैं, इस रियो समिट में भी ये बात आई थी। आजकल हम डेवलपमेंट शब्द नहीं कहते, एक नया टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास क्या है? जो भी हम विकास कर रहे हैं, जो भी संसाधन हम विकसित कर रहे हैं, जो भी संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं, वो सबको स्वीकार्य हो। सबको माने सबसे ज्यादा तो पर्यावरण को स्वीकार्य हो। हमको लग रहा है कि हमको औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहिए, हमने बहुत सारे उद्योग लगा दिए, फैक्ट्रियां लगा दी, लेकिन अगर ये पर्यावरण को स्वीकार्य नहीं है, पर्यावरण का क्षरण तेजी से हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। ये ग्रोथ हो सकती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कतई नहीं है। ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। सतत पोषणीय विकास में विकास सबको स्वीकार्य हो। सबको माने हम सबको भी, सारे सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनको स्वीकार हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना भाई, संसाधनों का ध्रुवीकरण कुछ हाथों में हो गया तो जो बाकी के गरीब लोग हैं उनको कहां स्वीकार्य है? हमने बेतहाशा औद्योगिक उत्पादन किया, जीडीपी बढ़ा ली अपनी, सब कुछ कर लिया हो हमने, लेकिन पर्यावरण का तो नुकसान हुआ, पर्यावरण को स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, हम कहें कि हमारे पास तकनीक है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास पैसे हैं, हम चाहे जितना पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोल नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी को कहाँ स्वीकार हुआ ये? तो दिस इज व्हाट यू कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास वह हो जो वर्तमान समय में सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को स्वीकार्य हो। आप एक प्रदेश में विकास करें तो दूसरे प्रदेश को स्वीकार्य हो, आप एक वर्ग का विकास करें तो दूसरे वर्ग को स्वीकार्य हो। आप अभी के लिए विकास कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी भी उससे दुष्प्रभावित न हो, और हम जो भी विकास करें संसाधनों का या अपने देश का, उससे पर्यावरण दुष्प्रभावित न हो, पर्यावरण का क्षरण न हो। यह कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी संदर्भ में एक बात और आप पढ़ते होंगे, गांधी जी ने कहा था, देयर इज एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड। आप ध्यान से समझिए, मानव की आवश्यकता के लिए सब कुछ है। जैसा मैंने अभी कहा था, संसाधन पर्याप्त हैं। गांधी जी का कहना था, देयर इज एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड। अगर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं तो देयर इज एवरीथिंग। हमारे भौतिक पर्यावरण में बहुत कुछ मौजूद है, हम अपनी तकनीक से उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए। बट देयर इज नथिंग फॉर ह्यूमन ग्रीड। लेकिन अगर हमको लालच आ गया, जो कि आ गया है, हमको मानव को आ गया है, तब फिर कुछ नहीं हमारे पास। फिर वही अंधाधुंध संसाधनों का दोहन होगा और परिणति उसकी पर्यावरण को नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी को वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये आज हम लोगों ने चर्चा की संसाधनों की, उनसे जुड़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स की। अंत में, सारांश में मैं फिर एक बार वो बात दोहराना चाहूंगा, संसाधन के विकास की प्रक्रिया क्या है? संस्कृति से जुड़ी हुई है। दिस इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। जैसे लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। दे हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर, दे आर नेचुरल फेनोमेना। सिमिलरली आप कह सकते हैं द रिसोर्सेज which have been created by man, they are cultural phenomena। और संसाधन क्रमशः पहले से होते नहीं, पहले से वस्तुएं होती हैं, साधन होते हैं, क्रमशः तकनीकी विकास के साथ साथ, संस्थाओं के विकास के साथ साथ साधन संसाधन बनते जाते हैं। और इस संसाधन निर्माण की, संसाधनों के उपयोग की, संसाधनों की विकास की प्रक्रिया में हमको एक संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि हम जो विकास कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, सबको स्वीकार्य हो। थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड, एंड एज यूजुअल मैं फिर आपसे कहूंगा, आप पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनिए, देखिए, और आपके अपने विचार, आपके अपने कमेंट्स, आपको कुछ चीजें मिसिंग लगी हो, ये सारी बातें आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।